गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 154 लगाते हैं यूपी पीसीएस के लिए। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 154 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था से संबंधित नहीं था? कौन सा नहीं था? परवानान बीस, साहना, मुनहिनियान, अमीर ए हाजिब। बताइए, अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था से संबंधित कौन नहीं था? ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था के महत्वपूर्ण अधिकारी परवानानवीस, साहना तथा मुनहिनियान थे। परवानानवीस का कार्य बहुमूल्य वस्तुओं को बेचने के लिए परमिट जारी करना था। जो साहना था वो बाजार का अधीक्षक था, जिसे विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। बात करें मुनहियान की तो वो गुप्तचर था, जबकि आमिर ए हाजिब दरबारी शिष्टाचार से संबंधित अधिकारी था। दीवान ए अमीर को ही इम्पोर्टेंट है, एक विभाग था ये। इसका संबंध किस सुल्तान से है? दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नए कृषि विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की। यह भी पूछा जा सकता है कि था क्या ये? एक कृषि विभाग था, ताकि अकाल की स्थिति से निपटा जा सके और कृषि उपज को बढ़ाकर लगान बढ़ाया जा सके। फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उसने आगरा शहर बसाया। लो, पहले ही गलत है। आगरा शहर तो 1504 में सिकंदर लोदी ने बसाया था ना। समय बचाओ, आगे बढ़ो। तो बात करें फिरोज शाह की। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर नगरों को बसाया और दारुल सफ़ा नाम से अस्पतालों की स्थापना की। साथ ही दीवान खैरात से गरीबों के लिए पैसों का प्रबंध किया उसने। फिरोज शाह तुगलक ने हांसी तथा सिरसा के क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने के लिए नहरों की खुदाई करवाई। फिरोज शाह तुगलक ने नए फिरोज शाह तुगलक ने एक नहर सतलज नदी से दीपालपुर के पास तथा दूसरी यमुना नदी से सिरमूर के पास खुदवाई। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला यही था। ब्राह्मणों पर जजिया किसने लगाया? लो, अगला प्रश्न यही है, फिरोज शाह तुगलक ने। तो ब्राह्मणों पर जजिया फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। सुल्तान ने शरीयत के अनुसार शासन चलाने के लिए ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। सुल्तान कौन? यही फिरोज शाह तुगलक। देखिए, सिया मत के नेताओं को मृत्युदंड दिया गया। गैर इस्लामी सजाएं समाप्त कर दी गईं। फिरोज शाह तुगलक ने गैर शरीयत कर हटा दिए और सभी पदों को वंशानुगत कर दिया। दासों के लिए एक अलग विभाग बनाया था उसने, दीवान ए वदगान। पूछा जाता है कि दीवान ए वदगान क्या था? तो दास विभाग था। क्या था? दास विभाग था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फतवा ए जहांदारी किसने लिखी है? बताइए, फतवा ए जहांदारी किसकी पुस्तक है? ऑप्शन नंबर बी, जियाउद्दीन बर्नी की। तो तारीख है फिरोज शाही भी जियाउद्दीन बर्नी की है और फतवा ए जहांदारी भी जियाउद्दीन बर्नी द्वारा ही लिखी गई है। और क्या क्या किया? देखिए, जो ऑप्शन में थे नीचे बदायूं और ए में जो था बदायूनी ने क्या किया? बदायूनी ने रामायण तथा महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। इसके अतिरिक्त मुतखब उत तवारीख अथवा तारीख ए बदायूनी भी किसकी रचना है? बदायूनी की। फिरिश्ता की बात करें, फिरिश्ता फारसी इतिहासकार था। फिरिश्ता एक व्यक्ति का नाम है, पुस्तक नहीं है। फारसी इतिहासकार है फिरिश्ता। उसकी प्रमुख पुस्तकें हैं तारीख ए फिरिश्ता और गुलशन ए इब्राहिम। क्वेश्चन नंबर 6 है, सल्तनत काल में सराय ए अदल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता था? क्या था सराय ए अदल? मंत्रियों की परिषद नहीं थी, सैनिक छावनी नहीं थी, शिल्पकारों का निगम नहीं था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था से संबंध है इसका। तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के अलाउद्दीन खिलजी ने सराय ए अदल की स्थापना की थी। सराय ए अदल निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों तथा विदेशों से आने वाले माल का बाजार था। यह विशेष रूप से सरकारी धन से सहायता प्राप्त बाजार था। ठीक है, सब्सिडाइज मार्केट था ये। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत सुमेलित है? भारतीय संविधान का विषय और भाग। नागरिकता भाग 2 में, मूल अधिकार भाग 3 में, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत भाग 4 में, मूल कर्तव्य भाग 5 में थोड़ी है। चौथे का है ना ये तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट।
तो चौथा सम्मिलित नहीं है क्योंकि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आपको याद होगा 1976 के द्वारा भाग 4 में जोड़ा गया का, मतलब टोटल 10 जोड़े गए, फिर बाद में एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया, मतलब 11 मूल कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, अनुसूचित जाति जनजाति, वन्य जीव और प्राणी, उपरोक्त में से किसका या किनका संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, मतलब मौलिक कर्तव्य हैं ये। राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, वन्य जीव और प्राणी। SC ST का उसमें उल्लेख नहीं किया गया, तो 1 to 4 इसका आंसर हो जाएगा सी। तो देखिए अनुच्छेद 51A के 6 में कहा गया है कि वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा और संवर्धन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज के बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 51A के का में किया गया, पहला ही है, ठीक है, किंतु इनके संरक्षण तथा संवर्धन की चर्चा नहीं की गई है, बल्कि आदर करने की बात की गई है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की चर्चा मूल कर्तव्यों में नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे और उसे अक्षुण्ण रखेंगे, यह उपबंध भारतीय संविधान के किसमें है? उद्देश्य का या प्रस्तावना प्रियम्बल का नहीं है, मूल अधिकारों का नहीं है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का नहीं है, ये भी मूल कर्तव्य ही है। तो देश की प्रभुता, या यहाँ संप्रभुता भी लिखा हो सकता है, एकता और अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण रखें, यह है अनुच्छेद 51 का गा, मतलब सी, 51A का गा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। संविधान का अनुच्छेद 51 का करना भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण का उपबंध करता है। भ्रातृत्व मतलब भाईचारे की भावना। यह उपबंध निम्नलिखित में से निम्नलिखित भेदभाव से परे होना चाहिए। धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग सभी से परे होना चाहिए। 1 2 3 4 ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ही है, मूल कर्तव्य की बात हो रही है। तो उपरोक्त सभी का संविधान के अनुच्छेद 51 का किरणा में उपबंध किया गया है। इस उपबंध से परे प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना, मतलब भाईचारे की भावना का निर्माण करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तीव्र गति से चलिए थोड़ा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं बताइए। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं लेते क्योंकि हर स्टेट में तो होती नहीं है। दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा कलकत्ता, हरियाणा या चंडीगढ़ किसी का कुछ भाग नहीं लेता, ठीक है। तो 1 2 हमको एलिमिनेट करना है चौथा, तो चौथा इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें नहीं आएगा। क्या लिख रखा है इसका? 1 2 3 5 1 2 3 5 सी, ठीक है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों के संबंध में उपबंध किया गया है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निर्वाचक गण का सदस्य बनाया गया राष्ट्रपति के। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है किंतु वह संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा। पद ग्रहण करने के तुरंत पूर्व, बाद, 6 माह के अंदर, गलत गलत गलत, पद ग्रहण करने की तारीख से। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59(1) में उपबंध किया गया है कि कोई संसद अथवा विधानसभा सदस्य राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने की तारीख से संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। यदि देश की रक्षा के लिए मूल कर्तव्यों के अनुरूप सभी पुरुष नागरिकों को सेना में अनिवार्य रूप से भर्ती कर लिया जाए तो यह कानून अविवेकपूर्ण होगा चूंकि इसमें श्रेणी का प्रावधान नहीं है, भेदभावपूर्ण होगा चूंकि उम्र का आधार नहीं है, लिंग के आधार पर भेदभावपूर्ण माना जाएगा, संविधान के किसी भी प्रावधान के प्रतिकूल नहीं होगा। प्रतिकूल तो होगा पक्का, पहला है। अविवेकपूर्ण होगा क्योंकि इसमें श्रेणी का प्रावधान नहीं है, ठीक है। सबको भर लो एक साथ। तो देश की रक्षा के लिए मूल कर्तव्यों के अनुरूप सभी पुरुष नागरिकों को सेना में अनिवार्य रूप से भर्ती कर लिया जाए तो यह कानून जो है अविवेकपूर्ण होगा क्योंकि इसमें श्रेणियों का प्रावधान नहीं है और यह सैनिक सेवा शर्तों के नियमों के अनुकूल नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में है अनुच्छेद 51 का, और यह है स्थान किस में रखा गया। मतलब इसमें बात की जा रही है मौलिक कर्तव्यों की। वो 11 है ना, एक से लेकर ए से लेकर के तक। मतलब 1 2 3 51 का ए 2 3 4 5 ऐसे कर लो, या ए बी सी डी इससे कर लो, हिंदी में कर लो का खा गा घा ड़ा चा छा जा जा। ठीक है, तो संविधान का पालन करेंगे, ये तो सबसे पहले होना चाहिए। जा में थोड़ी होगा, पहले में लिखा है, पहली लाइन है सबसे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करेंगे, यह है 51 ए का चा। समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करेंगे, यह है 51 ए का अणा। ठीक है, और हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, ये हो जाएगा चा में। फिलहाल इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो पहले का हो गया। तीसरा, हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, ये हो गया ये वाला चा, और ये वाला हो गया ये समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना हो गई णा, और ये हो गया का। तो ए हो जाएगा इसका आंसर। तो हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, अनुच्छेद 51 ए का चा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, 51 का जा है। और समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, 51 ए का णा है। और संविधान का पालन करेंगे, तो पहले ये 51 ए का या ए। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन के संदर्भ में उपबंध निम्नलिखित में से किस किस में है। देखिए, नीति निषेक सिद्धांतों में भी है और मूल कर्तव्यों में भी है, कई बार बताया, तो दोनों में है। तो इसका उत्तर क्या लगाना चाहिए, हमें सी लगाना चाहिए। तो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन के संबंध में उपबंध राज्य के नीति निषेक तत्वों और मूल कर्तव्य दोनों में है। अंतर केवल यह है कि एक में राज्य का कर्तव्य होगा और दूसरे में नागरिक का। नीति निषेक तत्वों के अनुच्छेद 48 का में मूल कर्तव्य के, ठीक है, नीति निषेक तत्वों में अनुच्छेद 48 का में है, और मूल कर्तव्यों में देखा जाए तो अनुच्छेद 51 का छा है। छा पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन के संबंध में उपबंध है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। 16वां प्रश्न है, मूल कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। इन्हें रिट के माध्यम से प्रभावी बनाया जा सकता है। लो, पहला ही गलत है। रिट के माध्यम से कहाँ प्रभावी बनाए जा सकते हैं। देखिए, मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय इन्हें प्रभावी बनाने के लिए कोई रिट या प्रलेख नहीं निकाल सकता। संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है, जैसा कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत बढ़ाई गई अस्पष्ट विधियों की व्याख्या करने के लिए भी न्यायालय द्वारा इनका उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसमें बीजाणु का निर्माण होता है। स्पोर्स किसमें बनते हैं। स्पोर बनने के लिए फंगस पे बनेंगे, रोटी पर लगने वाली फंगस, फफूंद पे। तो रोटी पर लगने वाली फंगस या फफूंद को छोड़कर उपरोक्त सारे के सारे जो है आवृतबीजी हैं, यानी एंजियोस्पर्म है, जिनमें बीजाणु का निर्माण नहीं होता, फंगस फफूंद में होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसमें फूल पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में तो पाया नहीं जाएगा, अनावृतबीजी में, आवृतबीजी में पाया जाएगा, पहला ही है। तो पुष्प जो है, फूल यानी आवृतबीजी का मुख्य लक्षण है। इसमें पौधों के नर तथा मादा अंग पाए जाते हैं। कभी कभी ये दोनों एक ही फूल में पाए जाते हैं, कभी कभी अलग अलग भी। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। यदि आप बारिश में हिमालय क्षेत्र में किसी स्थान पर फंस जाते हैं तो आपको सिर छिपाने के लिए छत तो मिल जाती है, परंतु बारिश के कारण भी भीगे पेड़ों से आग जलने के लिए सूखी लकड़ी नहीं मिलती। इस अवस्था में जब आग जलाना अनिवार्य हो जाता है आपके लिए, तो आप निम्नलिखित में से किस पेड़ की लकड़ी को चुनेंगे। एल्म, चेस्टनट, एल्डर या पाइनस। पाइनस की चुननी होगी आपको, क्योंकि ज्वलनशील होती है। तो पाइनस के पेड़ में प्राकृतिक रूप से ज्वलनशील पदार्थ पाया जाता है। इसे पानी में भिगो दिया जाए तब भी इसे आसानी से जलाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, आम, नीम, अमरूद, टमाटर उपरोक्त में से किस या किन पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन यानी द्विनिषेचन पाया जाता है। किन किन में पाया जाता है द्विनिषेचन। इन सभी में पाया जाता है द्विनिषेचन, आम में, नीम में, अमरूद में, टमाटर में। तो द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म का गुण होता है। आवृतबीजी एंजियोस्पर्म वे पौधे होते हैं जिनमें बीज पर गूदेदार आवृत पाया जाता है, जैसे आम, अमरूद, नीम, टमाटर इत्यादि। इसमें एक परागण से 2 शुक्राणु निकलते हैं,
जिनमें एक अंडाणु कोशिका को तथा दूसरा अन्य कोशिकाओं को निषेचित करता है। अंडाणु जो है वो कोशिका युग्मनज तथा अन्य कोशिकाओं में भ्रूणपोष बनाती है, यानी एंडोस्पर्म। तो 20 प्रश्न थे। अगर हम थोड़ा तीव्र गति से चले हैं तो आप जो है स्पीड को कम करके देख सकते हो यूट्यूब सेटिंग में जाकर। ठीक है, धन्यवाद।